गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 चुनावी राजनीति। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो पाया जाता है और लोकतंत्र में जो लोग हैं वो सीधे शासन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके उनका चुनाव करते हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी तरफ से देश का शासन चलाते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो ये प्रतिनिधि हैं इनका चुनाव कैसे होता है और ये भी हम समझेंगे कि हमारे देश के अंदर चुनाव क्यों ज़रूरी है और ये क्यों उपयोगी है। हम ये भी देखेंगे कि चुनाव जब होते हैं तो विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है, जो चुनावी प्रतिद्वंदिता होती है या प्रतिस्पर्धा होती है, किस तरह इससे लोगों को लाभ पहुंचता है। और फिर हम ये देखेंगे कि कौन से चुनाव लोकतांत्रिक है और कौन से जो चुनाव हैं वो गैर लोकतांत्रिक है, यानी लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में जो अंतर है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं उनका मूल्यांकन करेंगे, क्या वो सही तरीके से होते हैं या नहीं होते हैं, कि हमारे देश में चुनाव करवाने के लिए पूरे देश को कैसे विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, कैसे उनका सीमा निर्धारण किया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इन चुनावों के परिणामों पर नज़र डालेंगे और बाद में हम देखेंगे कि क्या हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं या अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के अंदर होने वाले चुनाव निष्पक्ष हैं या स्वतंत्र तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम यहाँ पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने में चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम क्या है इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। हरियाणा के विधानसभा चुनाव का एक उदाहरण है। तो इसमें इसको पढ़ करके आपको ये पता लगेगा कि चुनाव क्यों ज़रूरी है। देखिए, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। देखिए कि आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार, जिसने उसका आयोजन किया था उस प्रोग्राम का, वो बार बार भरोसा दिला रहा है कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में खड़े होते। उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होता है और 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया। पिछले 23 महीनों से वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल से हमें ये तो समझ में आ गया कि जो व्यक्ति क्या है, जिस व्यक्ति का भीड़ इंतज़ार कर रही है, वो व्यक्ति क्या है चुनाव जीता है और उसके आने का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद या चुनाव जीतने से पहले क्या करता है, भाषण देता है, रैलियां निकालता है, अपने बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन करता है। और सुबह से लेकर के देर रात तक क्या है उनको समय नहीं मिल पाता है और वो पूरा दिन क्या करता है, अपना जो चुनाव प्रचार है वो करते हैं। उसके बाद क्या है, तो ये सब सारा जो ये कुछ हो रहा है ये क्या है, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो यह जो चुनाव है जिसकी कटिंग मैंने आपको जिसके बारे में बताया, यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा के जो चुनाव हैं उनकी एक खबर है, उसको इसके अंदर दर्शाया गया है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी एक नई पार्टी का गठन किया। तो 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, लेकिन उसके जो विपक्ष के नेता थे, पक्ष और विपक्ष क्या होता है कि पक्ष वो होता है जिसकी सरकार होती है, जो सरकार जीती होती है, तो वो पक्ष की पार्टी है। और विपक्ष की पार्टी क्या होती है, जो पार्टी क्या है उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, वो क्या है, विपक्ष की भूमिका निभाती है। तो विपक्ष की पार्टी कौन सी थी, विपक्ष की पार्टी के नेता थे चौधरी देवीलाल। उन्होंने न्याय युद्ध नाम से एक आंदोलन शुरू किया और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल, जिसको बाद में जाकर के इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से जाना गया।
भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। तो क्या होता है कि किसी पार्टी को हराने के लिए तो क्या करता है, बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो मिल करके एक मोर्चा खोलती है या मिल जाती है और मिल करके चुनाव लड़ती है। उन्होंने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वो किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देगी। उन्होंने वायदा किया कि यह उनकी सरकार का पहला काम होगा। जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो पहला काम क्या होगा, वो लोगों के जो ऋण है उसको माफ कर देगी। जब लोग क्या थे, तब कांग्रेस की सरकार से नाखुश थे, वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य की विधानसभा सीटों में से 90 सीट, हरियाणा के अंदर विधानसभा कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। पूरे हरियाणा को चुनाव करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अंदर बांट दिया जाता है। तो कितने विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है, 90 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है। आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी कि भारत के अंदर विधानसभा कितनी सीटें हैं, हरियाणा के अंदर कितनी हैं, 90 सीटें हैं, जिनमें से 76 सीटों पर क्या है, जो लोकदल पार्टी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने जीत हासिल की। अकेली जो लोकदल पार्टी है उसने 60 सीटों पर क्या है, उसको स्पष्ट बहुमत मिला। या पूर्ण स्पष्ट बहुमत क्या होता है, देखिए टोटल अगर 90 सीटें हैं, 90 सीटें हैं, तो स्पष्ट बहुमत क्या है, आधे से अधिक सीटें क्या है एक पार्टी को जीतनी पड़ेगी। यानी आधी सीटें कितनी है, 45, तो 46 सीटें क्या है वो कम से कम उसको जीतनी है, तभी क्या है कोई भी पार्टी है वो बहुमत में आएगी और उस बहुमत की सरकार का निर्माण होगा। लेकिन कांग्रेस के हाथ में केवल क्या है 5 सीटें लगी, जो उस समय पार्टी क्या थी, सत्ता में थी, और उसके हाथ में क्या है केवल 5 सीटें लगती है, 5 सीटें वो जीत पाती है। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था उसने पद से त्याग पत्र दे दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित जो नए चुने हुए जो विधायक थे, एमएलए थे, उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुना। कहने का मतलब क्या है कि देवीलाल जो मुख्यमंत्री थे उनका चुनाव आम जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। जनता किसको चुनती है, एमएलए को चुनती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या विधानसभा के सदस्य को चुनती है। वो विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने एक नेता का चुनाव करते हैं, जिसको मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ है वो दिलाता है आपका जो राज्यपाल है। राज्य का राज्यपाल क्या है, उसको मुख्यमंत्री के पद की शपथ है वो दिलाता है, या उसको मुख्यमंत्री का जो पद है उसको संभालने का निमंत्रण उसको देता है। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मतलब 3 दिन के अंदर क्या है वो मुख्यमंत्री बन गए, और जो पुराने मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान जो खेतीहर मजदूर थे, दूसरे खेतों में जो मजदूर के रूप में काम करते हैं, या छोटे व्यापारियों के जो बकाया ऋण थे या कर्जे थे, उनको माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। लेकिन अगला जो चुनाव हुआ 1991 में, तो इस प्रकार क्या हुआ कि उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टी जो एक बार चुनाव जीत जाती है, कि ये जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल के बाद क्या वही पार्टी चुनाव जीतेगी। तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसी भी पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं और किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को चुनाव हरा सकते हैं। तो ये क्या है, ये हम धीरे धीरे क्या है, जो चुनाव है, चुनाव की जो प्रक्रिया है या चुनाव की जो विशेषताएं हैं हमारे देश के अंदर, उसके बारे में धीरे धीरे क्या है उनके बारे में हम जान रहे हैं। उसके बाद देखिए कि हमें चुनावों की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। नियमित अंतराल मतलब क्या है, एक नियमित समय के बाद, जैसे हमारे देश के अंदर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और हमारे प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, मतलब जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जनता का शासन नहीं है, लेकिन तब भी वहां पे क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो ऐसे कुछ देशों के विषय में मैं पहले आपको बता चुका हूं। जैसे आपका चीन है, चीन के अंदर भी चुनाव होते हैं, लेकिन वहां पे केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और वो पार्टी क्या करती है, वही सरकार बनाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या है, लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है। और कई बार तो क्या होता है, मिली जुली सरकार या गठबंधन सरकार का निर्माण होता है कि कोई भी जो पार्टी है वो स्पष्ट बहुमत लेकर के नहीं आ पाती, तो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के उसको बहुमत सिद्ध करना होता है और सरकार बनानी होती है। तो ये जो विशेषता है वो केवल भारत के अंदर है, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक देश कहा गया है, तो चीन को लोकतांत्रिक देश नहीं कहा गया है।
तो ऐसा ही एक उदाहरण था पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के विषय मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर भी चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पर जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन जिन प्रतिनिधियों को वो चुनती है उन प्रतिनिधियों के हाथ में वास्तविक जो सत्ता है या पावर है वो नहीं होती। वहाँ पर जो वास्तविक सत्ता है और पावर है वो सेना के हाथ में होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी लोकतंत्र नहीं है। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों पड़ती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें कि ऐसा लोकतंत्र जहां पर क्या चुनाव ना होते हों। देखिए, अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। तो हमारे देश के अंदर सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, पूरे देश की जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना हर रोज और उनको साथ बैठा करके फैसले लेना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय या बड़े देश के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। पूरे देश की जनसंख्या को एक जगह इकट्ठा करना हर रोज और इकट्ठा करके फैसले लेना, ये संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो उस विषय के ऊपर कैसे अपने सुझाव दे सकते हैं। तो इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, क्योंकि यही कारण है कि हम क्या है, हमारे यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है उसको अपनाया गया है। मतलब क्या करते हैं, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे सरकार चलाते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, ना कि वोट के आधार पे। अब मान लो कि हमारे देश के अंदर हम उम्र के आधार पे या अनुभव के आधार पे या पढ़ाई लिखाई के आधार पर क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेते हैं। या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो, तो इससे क्या होगा, किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे या उन्होंने चुनाव कर लिया, स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव करवाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? मान लो हमने क्या किया, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से किसी व्यक्ति को क्या है प्रतिनिधि बना दिया और वो जनता ने उसको नहीं चुना है, तो कैसे ये पता करेंगे कि वो जनता को पसंद है या नहीं है? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? और ये हमें कैसे पता लगेगा कि जो व्यक्ति सरकार चला रहा है या सरकार के अंदर बैठा है वो लोगों की इच्छा के अनुसार शासन कर रहा है? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वो अपने पद पर ना बने रहें? तो कैसे उसको उसके पद से हटाएंगे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है कि जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। तो हमारे देश के अंदर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। जो व्यक्ति, जो सरकार लोगों को पसंद नहीं होती उसको क्या है, अगले 5 साल में क्या है, उसको वोट नहीं देती जनता और सरकार है उसको गिरा देती है और एक नई सरकार, एक नए व्यक्ति, एक नए प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अगर अच्छा इच्छा हो तो उसे बदल भी सकती है। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है, इसी को बोलते हैं हम चुनाव। तो ध्यान रहे, यही चुनाव है, यही चुनाव की एक खूबसूरती है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। तो चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। तो जो चुनाव है होता है कि जो मतदाता है, जो वोट देता है, तो वो क्या क्या देखता है। सबसे पहले तो वो अपने लिए कानून बनाने वाले लोगों का चुनाव करता है कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो उसके लिए अच्छे कानून बना सके। दूसरा, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले लोगों का चुनाव करते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो जो सरकार बना सके और बड़े फैसले क्या है देश के हित में कर सके। दूसरा, वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं कि ऐसी पार्टी क्या है जो उनके लिए कानून बना सके। तो कोई भी व्यक्ति जब वोट करने के लिए जाता है तो उसके मन में ये जो बात है वो जरूर होती है कि वो क्या सोच करके वोट वो दे रहा है, किस लिए वो किस पार्टी को क्यों वोट दे रहा है। तो उसकी कुछ इच्छाएं, कुछ अपेक्षाएं क्या हैं उस पार्टी से या उस सरकार से होती है। तो उन्हीं बातों को
आधार बना करके वो किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार का चुनाव करता है। उसके बाद देखिए कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, कि किन चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते ही हैं। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं, कैसे पता लगाएंगे कि चुनाव लोकतांत्रिक हुए या नहीं हुए। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे, जैसे चीन का, मैक्सिको का, भारत का, जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक होते हैं, बाकी जो देश मैंने बताए आपको, चीन, मैक्सिको, पाकिस्तान, वहाँ पर क्या है, चुनाव क्या है, वो लोकतांत्रिक उनको नहीं कह सकते। वहाँ सीखे सबक को या वहाँ जो हमने सीखा उसको याद करें, और लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में जो कम से कम जो शर्तें हैं, जो कम से कम विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषताएं क्या है। नंबर 1 कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हमने सऊदी अरब के उदाहरण में हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि सऊदी अरब के अंदर क्या महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। या फिजी के अंदर जो था, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनके वोट का मूल्य क्या था, आधा था। तो कहने का मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति के वोट का जो मूल्य है वो एक समान होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, कि जैसे हमने चीन के अंदर देखा, वहां पर लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। वहां पर केवल एक ही पार्टी है जिसका नाम था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उसी पार्टी को लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, उसी की सरकार बनती है। तो वहां पे क्या है, विकल्प नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है कि पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। हमारे देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, बहुत सारे उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है। तीसरी विशेषता क्या है लोकतंत्र की, कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर नियमित रूप से चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। तो ये भी एक लोकतंत्र की विशेषता है। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। चौथा क्या है कि लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर चुनाव तो किया क्या अपने प्रतिनिधियों का, लेकिन वहां पर चलती किसकी है, सेना के अधिकारियों की। तो वहां पर जिनको चुना है उनका तो कोई फैसले अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हमारे देश में हम जिस व्यक्ति को चुनते हैं, जिसका चुनाव करते हैं, जिस सरकार का चुनाव करते हैं, वो अपने फैसले लेने में क्या है, स्वतंत्र होती है। पांचवा क्या है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। मतलब चुनाव क्या है, स्वतंत्र रूप से हो, निष्पक्ष ढंग से हो। चुनाव के दौरान क्या है, जो पैसे के लालच में लोगों के जो वोट वगैरह हैं वो खरीदे जाते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है। ऐसी व्यवस्था बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से अपने किसी व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति उनको पसंद है, जो उम्मीदवार उनको पसंद है, जो पार्टी उनको पसंद है, उसको चुनाव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है। तो ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है, आसान लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं कि उनको हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ये हम क्या है, इस अध्याय के अंतर्गत देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदता अच्छी चीज है, कि राजनीति के अंदर जो एक कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है। इसके विषय में अगले लेक्चर में हम जानेंगे। धन्यवाद।